ठीक है, तो देखना जरा यहाँ पे चैप्टर हमारे पास है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इशू क्या रहता है जब कोई भी स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा हल्का सा एक दो पॉइंट आपको बताना चाहूंगा पहले। कोई भी स्टूडेंट जब 10th क्लास में साइंस से 11th क्लास की साइंस में जब आता है, तो वहां पे क्या होता है, पहले तो साइंस से सिर्फ, अब हो जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फर्दर अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में तो बहुत सारे पार्ट होते ही हैं। केमिस्ट्री के मेनली 3 पार्ट रहेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आती है फिजिकल केमिस्ट्री, और एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये किसका पार्ट है? देखो, ऑर्गेनिक तो अभी हमारी जल्दी से आने वाली है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास, देखो साल है हमारा 2022, 11th क्लास के पहले चैप्टर को हल्का सा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि बिल्कुल आप फ्लो में आ जाओ बाकी सबकी तरह। ठीक है। और बेसिक पार्ट ये कि केमिस्ट्री के हैं 3 पार्ट, ऑर्गेनिक अभी आएगी नहीं। 11th में भी और 12th में भी जो किताब है हमारी केमिस्ट्री की, उसके दोनों 2 पार्ट है, मतलब 11th में भी 2 पार्ट है और 12th के अंदर भी उसके 2 पार्ट है। ठीक है, 12th में भी। सो फिलहाल हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? 11th क्लास में जो बुक नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, उसमें लास्ट में जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, मतलब वो जल्दी से भी नहीं आएगी। फिर बात है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का फिर इसका पार्ट है, तो देखो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर है ना, हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे, ऐसी बातें जो इस्तेमाल तो होती हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर, 11th में भी 12th में भी, इवन ग्रेजुएशन के अंदर भी जाकर के, बट आपको हर जगह दी नहीं होती चीजें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको बाकी जगह, मतलब स्कैटर्ड है, ये जो पूरा चैप्टर है, इसके इसके छोटे 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 बहुत सारे कंसेप्ट है, स्कैटर्ड वे में फैले हुए, मैंने एक ऑर्गेनाइज वे में रखे हैं, इसलिए मैंने सेक्शन बनाए हैं। सबसे पहला टास्क आपका यही रहने वाला है कि आप सेक्शंस के नाम याद कर लो सबसे पहले तो, मतलब एकदम से सारा नहीं याद करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप सेक्शन के सभी नाम याद करते जाना। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये इनऑर्गेनिक का फिजिकल किसी का भी पार्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक का भी पार्ट नहीं है, ये चैप्टर इनमें से किसी का पार्ट नहीं है, ये जर्नल पार्ट मान के चलो आप। इसके अंदर बहुत सारी जनरल बातें करेंगे जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में ही इस्तेमाल वैसे होती हैं। ठीक है भाई। चलो, अब केमिस्ट्री की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हम जानेंगे जो शायद हो सकता है हमें ऑलरेडी पता हो। ठीक है। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 को। पहली बात तो वो क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर में हमारा एजेंडा क्या रहेगा, टारगेट क्या है। हमें ना कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट जानने जो कहीं और नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो अगर कहीं और नहीं मिलेंगे तो यार मेरे ख्याल से ना मैटर के नेचर के बारे में भी ना कहीं और डिस्कशन नहीं करते केमिस्ट्री वाले, जो केमिस्ट्री किताब है एनसीईआरटी, कहीं और डिस्कशन नहीं करते। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं उसको। तो मैटर के बारे में बात इतनी सी, देखो आपको ऑलरेडी पता है, 9th क्लास आपने याद किया होगा। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैंने भी वही बात लिखी है, बिकॉज यही तो मैटर है, और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। फिर मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टेट्स की। भाई मैटर है तो उसकी फिजिकल स्टेट्स भी होती है, वैसे 4 होती है पर जनरली 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बारे में भी इतनी सी ही बात हमें यहाँ पे जाननी थी। एक बार बता दी, मुझे लगता है दोबारा बताने का इसमें कोई स्कोप है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन जरूर है आपको जो मैं दे सकता हूँ, वो क्या है कि जो मैटर की सॉलिड स्टेट होती है ना, इस सॉलिड स्टेट के जितने भी एस्पेक्ट आते हैं, सॉलिड का स्ट्रक्चर, टाइप्स, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें सॉलिड के अंदर आ सकती हैं, वो पूरा का पूरा आपको 12th क्लास केमिस्ट्री पहली बुक के पहले चैप्टर में दिया हुआ है। तो सॉलिड को डिटेल में वहां देखते हैं। बात करें अगर लिक्विड की और गैस की, तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमें 11वीं ही क्लास में पहली बुक में 5वें चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो जब हम लोग 5th चैप्टर के अंदर आएंगे अपनी 11th में ही, तो मैं लिक्विड और गैस के बारे में वहां पे डिस्कशन करूंगा, मेनली अबाउट द गैस। लिक्विड को अंदर डिस्कशन नहीं है, लिक्विड का डिस्कशन मेनली आपको फिजिक्स में मिलता है, और सॉलिड का और गैस का आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, सॉलिड का 12th में, गैस का 11th में मिल जाएगा। तो ये बातें वहां करेंगे। फिलहाल मुझे कितना पता लगा कि सर जो मैटर है ना वो क्या होता है, जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, और जिसकी जो 3 फिजिकल स्टेट में पाया जा सकता है और इंटर कन्वर्टिबल है। अच्छा, और कुछ मैटर के बारे में? तो हाँ जी सर, मैटर के बारे में तो और बातें भी हैं। मैटर जो है ना वो मिक्सचर भी होता है और प्योर सब्सटेंस भी है। अब मैं ना क्लास 6 को पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं क्लास लेता हूँ 6 की भी। ठीक है। तो वहां पे भी है ना ये मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस का कंसेप्ट दिया हुआ है, उतने डिटेल में नहीं है, वहां पे भी दिया हुआ है। तो उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट 11th में हम आराम से कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस, अगर हमें इमेजिनेशन करनी हो ना इस चीज की, क्योंकि समझना तो पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे है बेसिक कंसेप्ट।
ये चैप्टर हमें आएगा तो इसके हिस्सों का हम लोग पूरी केमिस्ट्री में 11th में 12th में इस्तेमाल करते रहेंगे। तो प्योर सब्सटेंस से मेरा क्या यहाँ पे मतलब निकल रहा है, अगर मान लो एक कांच का बीकर है आपके पास, ठीक है भैया, कांच के बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या फिल कर दिया पूरे तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्योर पानी, कुछ भी नहीं है और सिर्फ और सिर्फ H2O भरा हुआ है, बस यही होता है प्योर सब्सटेंस। क्लियर? अच्छा, फिर प्योर सब्सटेंस के ना बहुत ही ज्यादा दो इंपॉर्टेंट पार्ट एक तरह से बायोफर्केशन हम कर सकते हैं। मेन इस सेक्शन ए में ना यही दो बातें मेन है कि व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स। मेरे ख्याल से 10th तो पास आउट करके आए हैं सभी लोग। पीरियोडिक टेबल आपका जरूर पता होगी, क्या होती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आपको दिए होते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी आपको दिए हुए हैं, वे सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट। मतलब पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिसके अंदर किसको अरेंज किया हुआ है हम लोगों ने, सभी के सभी दुनिया में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को अरेंज किया है। इसका मतलब एलिमेंट क्या हो गए, ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के सारे एटम होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, अगर मेरे पास, मेरा बड़ा फेमस एग्जांपल है, मेरा फेवरेट एग्जांपल है ये, अगर मेरे पास एक गोल्ड का छोटा सा इस तरह से पीस है, ठीक, तो रिया जरा आंसर करना मुझे माइक ऑन करके कि इसमें सारे के सारे एटम प्योर है, बिल्कुल ये 100% प्योर है, सारे के सारे एटम किस चीज के बने होंगे इसके अंदर, गोल्ड के, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे जब इसके अंदर गोल्ड के एटम्स हैं तो इसका मतलब दिस इज द एलिमेंट गोल्ड। अब मैं छोटा पीस लूं चाहे बड़ा पीस लूं, मुझे बस एक बात पता है कि ये प्योर होना चाहिए, पहली बात, और इसमें सारे ही एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के होने चाहिए, गोल्ड के। अच्छा, फिर मेरे पास ना एक बलून है, ठीक है, और बलून के अंदर मैंने H2 गैस भर दी। अब H2 गैस जब भरी तो एक H2 का मॉलिक्यूल थोड़ी ना डाला, मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसे H और H से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है H2। तो मैंने एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना भरा, मैंने बहुत सारे H2 डाले, लेकिन कितने भी डाले हों, मैंने डाले प्योर H2, और सारे के सारे मॉलिक्यूल, लाखों करोड़ों जितने भी मॉलिक्यूल है, सब के अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम है, H के। तो इसका मतलब इसके अंदर भी सिर्फ एलिमेंट आपको मिल रहा है प्योर। बट लेकिन अगर मैं आपको बीकर वाले एग्जांपल की बात करूं तो याद होगा आपको, बीकर लिया था हम लोगों ने, और बीकर के अंदर क्या फिल कर दिया था भाई, पानी। तो प्योर जब पानी बीकर के अंदर भरा हुआ है, प्योर वाटर, ठीक है, ये देखो जब प्योर वाटर बीकर के अंदर भरा है, तो इस प्योर वाटर के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल सिर्फ H2O के हैं, पर ये जो H2O है ना, इसमें एटम दो तरह के हो गए अब। तो एलिमेंट जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम, बट कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में होते एक ही तरह के मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं फर्दर, तो मॉलिक्यूल में क्या सीन रहेगा, जैसे H2O की बात कर लूं तो इसमें एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट, ये जो एलिमेंट होता है ना, इनके मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूल, और कंपाउंड में मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर मॉलिक्यूल्स। तो भाई यस और नो एक बार आंसर करो, एक बार बात समझ में आ गई आपको क्या मतलब होता है एलिमेंट का और मॉलिक्यूल का। यस सर। चलो, एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, एंड कंपाउंड में क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। इतना सा कंक्लूजन यहाँ पे हो गया। तो यही बेसिक बात थी, क्योंकि देखो ये ऐसी चीज है कि केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम लोग, 11th-12th भी कर लेते हैं, पर यार कहीं ना कहीं इस पे कंफ्यूजन बहुत सारी जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहती है। तो मैंने एक चीज क्लियर करा दी। फिर जब मैं दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट को मिक्स कर दूंगा, या फिर दो या दो से ज्यादा तरह के कंपाउंड को मिक्स कर दूंगा, तो बनते हैं मिक्सचर। इट इज क्वाइट सिंपल, प्योर सब्सटेंसेस आएंगे, इनको मिक्स करोगे तो क्या बनेंगे, मिक्सचर। अब मिक्सचर में देखो इतना कुछ खास है नहीं मिक्सचर में जानने का, इतना सा जान लो जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी कि मिक्सचर होते हैं दो तरह के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल मैं लेके चलूंगा फ्रूटी। एक ग्लास है मेरे पास, ग्लास में मैंने भर दी फ्रूटी। अब फ्रूटी जो होती है ऑरेंज कलर की होती है, चलो ऑरेंज बना देते हैं हम लोग। फ्रूटी मैंने इसके अंदर भर दी, ठीक है। अब फ्रूटी के अंदर क्या है कि आप मुझे बताना रही है जरा, स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके मान लो आप ऊपर से फ्रूटी को टेस्ट करो, या फिर आप गहराई में स्ट्रॉ डाल के वहां से टेस्ट करो, कहाँ से टेस्ट फ्रूटी का अच्छा आएगा बताना जरा एक बार।
सर सेम आएगा। सेम आएगा बिल्कुल। यू आर स्मार्ट इनफ टू नो दिस कि सेम सेम ही आएगा टेस्ट यार, है ना। सीधी सी बात है। क्यों? बिकॉज फ्रूटी के अंदर जो भी वो मिक्सचर सा बना होता है ना, चीनी का, मैंगो का, पानी का, जो भी मिक्सचर है, वो ना यूनिफॉर्मली पूरे ग्लास में है। पर एक बात मुझे बताना, अगर हम गुआवा वाला रियल जूस लेके आते हैं, आई वो आपने टेस्ट किया होगा, उस रियल जूस को ग्लास में डाल दें, तो फिर क्या होता है? गुआवा वाला पर्टिकुलरली, पता है कुछ? सर उसके कुछ पार्टिकल्स नीचे होते हाँ, हैं। जो बीज वगैरह होता है उसके अंदर क्रश करके रखते हैं, पल्प जो होता है काफी थिक सा, वो काफी सारा नीचे आ जाता है, और ऊपर जो पतला पतला जूस रहेगा। और अगर डब्बे से मान लो हम 2-3 ग्लास में फिल कर रहे हैं, तो बिना उस बॉक्स को शेक किए अगर हम डाल देंगे, तो जो पहले कुछ ग्लास उसमें काफी थिन थिन मतलब पतला पतला सा आ जाएगा, और थिक वाला जो पार्ट है वो लास्ट ग्लासेस में आएगा। तो वो एग्जांपल है हेटेरोजेनस का। तो लॉजिक बिल्कुल आसान है, एक बार हमें समझ में आना चाहिए। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स है ना, उनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, मतलब जो कॉम्पोजिशन ऊपर वही कॉम्पोजिशन नीचे, सारे में सेम कॉम्पोजिशन। और हेटेरोजेनस के अंदर क्या होगा? कॉम्पोजिशन कंपोनेंट्स की यूनिफॉर्म नहीं होती। सदाबहार एग्जांपल है, पानी के अंदर रेत घोल दो। ये तो बच्चों वाला एग्जांपल है, मैं इसलिए गोवा वाला देता हूँ, थोड़ा मॉडर्न टाइम आ गया ना, ये हम अपने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो वाटर के अंदर जब सैंड को डिसॉल्व कर देंगे, तो सैंड ज्यादा नीचे बैठी रहेगी, और कुछ कुछ सैंड हल्की फुल्की ऊपर रहेगी। तो ये हेटेरोजेनस का एग्जांपल है, बिकॉज कॉम्पोजिशन ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, तो कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है भाई। सॉल्ट और शुगर को मिक्स करेंगे सर आपस में, तो फिर भी मिक्स नहीं हो पाएंगे सॉल्ट और शुगर। चीनी और नमक, नमक मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है पतला है ना, बारीक बारीक सा, नीचे ज्यादा रहेगा, ऊपर नमक कम आएगा, तो हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये भी आपका एग्जांपल किसका होगा? हेटेरोजेनस का। तो मिक्सचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में आपको अच्छे से पता होना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि सिर्फ एक ही तरह के सारे आइटम्स है तो वो एलिमेंट, और जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या हो जाएंगे? कंपाउंड। और मॉलिक्यूल बने होने चाहिए दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट से। देखते ये चीज होगी। फिर मैंने यहाँ पे क्या डाला है कि देखो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कहना कि मिक्सचर को और प्योर सब्सटेंस को ना, तो मैंने एक बात इसमें और डाल दी, इंटरेस्टिंग सी है वैसे तो। वो बात क्या है कि जैसे मैं सिक्स को पढ़ा रहा हूँ अभी, तो सिक्स के अंदर मेथड ऑफ सेपरेशन के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ है। तो जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके सेपरेट कर, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, अगर कलर डिफरेंट है तो हैंड पिकिंग करेंगे, साइज में अगर फर्क है तो फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं, डिस्टिलेशन, डिकेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो मिक्सचर के कंपोनेंट को तो फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। पर H2O है, अब कुछ भी कर लो, H2O में से आप आसानी से H2 और O2 तो बना नहीं सकते। पर एक तरीका है, 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 में दिया है, पता है आपको कौन सा तरीका है? कि H2O को हम H2 और O2 में ब्रेक कर दें। यस सर, इलेक्ट्रोलाइसिस। बिल्कुल, देखो आपको बताइए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस फिर हाइड्रोलिसिस हम दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगाई, उससे हमने इसको ब्रेक किया। मतलब सिंपल फिजिकल मेथड तो नहीं है, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जो एलिमेंट के यानी जो एलिमेंट है कंपाउंड के, उनको सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड काम नहीं करता। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बताना चाहिए। बाकी इसके चांस कम है मेरे हिसाब से। मेन तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस पूरे सेक्शन ए के अंदर मैटर बेसिकली होता क्या है, और एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, इतनी सी बात है। इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमने चैप्टर स्टार्ट तो कर रखा है यहाँ पे, सेक्शन ए हमने कंप्लीट भी कर लिया। बट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर बी, जिसके अंदर थोड़े से बोरिंग बट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेना चाहूंगा। तो वो क्या रहेगा? देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला तो लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्वाइट इजी। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट कॉम्पोजिशन, ये भी इजी है, डिस्कस ऑब्वियसली हम करेंगे लेटर क्लासेस में। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नंबर 3 दे रखा है, ये काफी इंटरेस्टिंग लॉ है। और फिर लॉ 4 एंड 5, ये अभी भी दे रखा है, आगे भी जाके हमारा आता है, गेलो-स्टोक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। इसको भी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। इसके बाद सेक्शन बी कंप्लीट होने के बाद आती है हमारी सेक्शन सी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पहली बात तो देखो आउटडेटेड है, काफी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं है, बिकॉज इसमें इतनी कुछ खास बातें लिखी नहीं हुई है। इसको भी डिस्कस हम बाद में करते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को बहुत ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए छोटी सी है थ्योरी, इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूएशन में वीडियो आ जाएगी। पर सेक्शन डी और ई जो है ना, ये डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा देखते हैं। तो मैंने क्या डिजाइन, कैसे डिजाइन किया इसको, यहाँ पे सेक्शन डी जो है
उसका नाम मैंने लिया एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ऐसा कंसेप्ट जो इस्तेमाल लगभग हर चैप्टर में होता है, बट बेसिक्स इसका कहीं नहीं दिया होता, सिर्फ यहाँ दिया हुआ थोड़ा सा। ठीक है, फिर मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट का भी इस्तेमाल ऑब्वियसली बहुत जगह पे होता है, पर दिया ये कहीं नहीं हुआ। अब मैंने क्लास में कैसे लिखवाया स्टूडेंट्स को, सेक्शन डी शुरू करवाया और ये वाला पार्ट मैंने नहीं लिखवाया बिकॉज ये मोल कंसेप्ट का पार्ट है। सेक्शन डी की हेडिंग डलवाई एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, और मैंने शुरू क्या किया इसके अंदर, शुरू मैंने किया यहाँ से। अब देखो हेडिंग क्या है हमारे पास, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यार ये एटॉमिक मास है क्या। तो नाम से मुझे क्या पता लग रहा है, एटॉमिक मास यानी कि एटम का मास। अच्छा, मतलब एटॉमिक मास का सिंबल मतलब मेरे पास क्या निकल के आता है, मास ऑफ वन एटम। भाई कोई भी एक एटम लो, उसका वजन कर लो, एटॉमिक मास निकल गया। अब ये ऑब्वियसली इतना आसान तो है नहीं, है ना, तो थोड़े कुछ मेथड लगाने पड़ते हैं। आजकल तो हम कर सकते हैं, पहले तो रिलेटिव मेथड ही लगाया करते थे। अब फिर जब मुझे ये पता लग गया कि भाई एटॉमिक मास का मतलब होता है बेचारे एक इकलौते एटम का मास, तो मैंने उस एटम से पूछा भाई तेरे अंदर मास कहाँ है। तो उस एटम ने कहा देखो भाई मेरे पास होते हैं दो पार्ट। हमने कहा अच्छा दो पार्ट कौन से। तो एटम ने कहा एक तो होता है मेरे पास बीचों बीच न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की चारों तरफ होती है शेल। चलो ठीक है, हमने कहा फिर इससे क्या होगा। तो एटम ने रिप्लाई किया कि देखो जो न्यूक्लियस है उसमें मिलती हैं दो चीजें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, और शेल में क्या मिलेगा फिर, शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहां से ये आइडिया लगा कि एक एटम के अंदर जो भी वजन है ना, जो भी मास है, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से है सिर्फ। ठीक है, लेकिन फिर तभी एटम ने हमसे क्या कहा, एटम ने क्या रिप्लाई किया, स्टोरी की तरह बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो एटम ने क्या रिप्लाई यहाँ पे किया कि देखो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में मिलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हमने कहा ओके ठीक है, शेल में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पर फर्क देखो, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका मास लगभग लगभग सेम सा होता है, हल्का सा न्यूट्रॉन का ही ज्यादा होता है बट लेकिन सेम होगा। न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है लेकिन सेम होगा मास। तो इनका मास जो आ रहा है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। काफी ज्यादा कम है, बट लेकिन आप इलेक्ट्रॉन के मास को देखो, 9.1 इंटू 10⁻31। देखो 2731, हालांकि एग्जैक्टली इतना होता नहीं है बट स्टिल 2731 में देखो कितने का फर्क आ रहा है, 4 जीरोस का फर्क आ रहा है। ठीक है, 2731 में 4 जीरो, मतलब कि क्या है कि जब हम एक एटम के मास को निकालेंगे तो हम लोग न्यूक्लियस पे करने वाले हैं फोकस, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि इनका वजन उतना ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब क्या निकल गया है कि जो मास ऑफ एटम है ना वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होगा। चलो ठीक है, तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करने वाला हूं आज के बाद, जब भी मैं बात करूंगा एटॉमिक मास की, इसका मतलब मास ऑफ वन एटम, और वो मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन है और जितने भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, इन सभी के वजन को जोड़ दो, एटॉमिक मास आपका निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनमें वजन बहुत कम होता है ना, आपको दिख रहा है कितना कम वजन है। तो साइन और हाँ एक चीज और थी कि ना जो प्रोटॉन है उसका वजन हल्का सा क्या होता है, लगभग लगभग कम होता है न्यूट्रॉन से। तो हमें कुछ एवरेज करना था, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि देखो कार्बन जो है ना, कार्बन, नेचर में कार्बन के कई सारे आइसोटोप मिलते हैं। अब आप पूछोगे सर आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है कार्बन है, कार्बन के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, बाहर क्या रहेंगे, न्यूक्लियस के बाहर शेल। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो आइसोटोप क्या होते हैं, मान लो एक कार्बन का होता है कार्बन 12 आइसोटोप, एक होता है कार्बन 14 आइसोटोप। इनमें फर्क क्या है, इन दोनों के अंदर, दोनों आइसोटोप के अंदर जो प्रोटॉन है वो तो है भाई सेम। इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम है। बट कार्बन 12 आइसोटोप में होंगे 6 न्यूट्रॉन, जबकि कार्बन 14 आइसोटोप के अंदर होंगे 8 न्यूट्रॉन, मतलब डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन के अंदर। अच्छा, फिर ना एक चीज और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, वो क्या है
कि मैंने क्लास में शायद ये चीज बताई नहीं, वो है कि कोई भी एलिमेंट होता है ना, उसका सिंबल होता है, हम ले लेते हैं एक्स, है ना, एक्स की जगह वाई भी ले सकते हो, कोई भी सिंबल ले लेते हैं, ए एक्स जेड ऐसे करके हम लोग क्या है यहाँ पे सिंबल लगाते हैं। ए का मतलब क्या होता है, मास नंबर, और जेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, फिर मास नंबर का मतलब क्या है भाई, एटम का वजन, एटम का वजन किसमें होगा, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में। तो बात क्या होती है, ये जो 12 निकल के आया ना, इस 12 का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑब्वियसली अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी कितने 6 हैं, तभी तो 12 निकल के आया। और यहाँ पे जो 14 लिखा है, इस 14 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो 6 है, तो न्यूट्रॉन ऑब्वियसली कितने होंगे 8, ताकि 8 प्लस 6 कितना हो जाए 14 यहाँ पे। सो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन 12 आइसोटोप है ना, सिंपल कंक्लूजन ये निकलेगा, कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 है न्यूट्रॉन। अब देखो क्या है, प्रोटॉन का मास हल्का सा क्या होता है, कम, न्यूट्रॉन का मास हल्का सा क्या होता है, ज्यादा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक कार्बन 12 का एटम लिया, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी इसमें इंक्लूड हो गए, उसको 12 से ही क्या कर दिया, डिवाइड। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक ना इनकी एवरेज से निकल के आ गई भाई, जो कमी प्रोटॉन में थी और जो एक्सेस न्यूट्रॉन में था, वो कहना कि एवरेज हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको, बताओ, यस सर। है ना, एवरेज निकल गया। अब एवरेज निकल के क्या हुआ, 6 के 6 प्रोटॉन 6 के 6 न्यूट्रॉन को ऐड करा, सभी मासेस को, और 12 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या है, एक नंबर निकल के आया, और ये नंबर क्या है ना कि एवरेज था न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, और इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता था, इस्तेमाल करते भी हैं आज की डेट में। और इसको नाम दे दिया साइंटिस्ट लोगों ने वन एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जब भी हम एटम का मास निकालते हैं तो उसकी एक सबसे छोटी यूनिट हमारी ये वाली होगी। आपको सर छोटी यूनिट मतलब क्या, कुछ समझ सा नहीं आया। तो देखो क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, मतलब 8 प्रोटॉन है, और मास नंबर होता है 16, मतलब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने देखा भाई 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन यानी कि 16 है इसके पास, तो मैं 16 नंबर को ना 1U से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16U। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो वजन है वो है 16 AMU, मतलब यू लिख रहा हूं मैं AMU की जगह, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे 16 AMU। बताओ क्लियर, मतलब एक यस प्रोटॉन, हाँ मतलब रिवाइज रिवाइज कर रहा था मैं, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन का मतलब होता है 1U या फिर 1 AMU। बात दोनों सेम ही है, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब है यूनिफाइड मास। साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि AMU इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखे, इसको छोटे में कन्वर्ट कर देते, यू लिखना शुरू कर दिया, सिंबल बना दिया AMU की जगह यू। तो हम ही कह सकते हैं कि जिसके पास एक प्रोटॉन उसका वजन 1U, जिसके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन उसका वजन 2U, जिसके पास दो प्रोटॉन है किसी के पास और किसी के पास 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल वजन कितना होगा उसका, 4U। ठीक है, अगर मान लो किसी के पास है 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, तो वजन कितना होगा उसका, 14। 14। ऐसे करके निकाल देंगे। तो ये लास्ट लाइन में पढ़ के बताना मुझे क्या लिखी हुई है, ये वाली लाइन, Hence, mass of atom is decided by the number of protons and neutrons in it, and one proton positive and one neutron is equals to one atomic mass unit, or 1.66 into 10 raised to the power minus 24 gram. बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एटम का मास मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दो, मास आपका निकल जाएगा, खत्म कहानी, बस और टेंशन की बात नहीं। समझ में आ गया सब कुछ। Yes, sir. और ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको कि हीलियम ऑक्सीजन नियॉन, इनका निकाल के देखो, 4 है तो 4 ही हो जाएगा, 16 वजन है 16 ही हो जाएगा, 20 वजन है 20 ही हो जाएगा, ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अप्रोक्स की लिखा हुआ, उसका रीजन मैं आपको आज की क्लास में दिया था, बट उसको हम डिस्कस फिर से बाद में कर लेंगे। ठीक है, अप्रोक्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, और ये जो सेक्शन है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जो अप्रोक्स वाला पार्ट करेंगे ना उसके बाद इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास। तो देखो भाई, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। जैसे मैं H2O की बात करूं, H2O के अंदर 2 तो हाइड्रोजन है और एक इसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूंगा, 2 हाइड्रोजन के मास को जोड़ दूंगा एक ऑक्सीजन के मास से। 2 हाइड्रोजन के अंदर मास कितना होगा, 2U, और एक ऑक्सीजन के अंदर मास कितना होगा, इसके अंदर होता है 16U।
ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है 16 टोटल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 16 होते हैं, तो 2 + 16 में कितना होगा 18 है। तो सिंपली है मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है ना, टोटल जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास को ऐड कर दो, मास को ऐड करना है बस, निकल जाएगा। ऐसे कि मीथेन है तो मीथेन में एक कार्बन और 4 क्या होंगे हाइड्रोजन, सबको जोड़ दो निकल गया। ठीक, इतना आसान है टॉपिक बस। तो ये सारा है, थोड़ा स्पीड से मैंने करा दिया, इस क्लास में उतना स्पीड से नहीं कराता हूँ मैं, बट स्टिल आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, लास्ट का टॉपिक और बचता है, फिर आप मैचअप कर जाओगे। और कल का ऑफ नहीं है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। देखो और क्वेश्चंस करके आना, देखो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखे हैं मोल्स को फाइंड करने की, इवन ये मैंने क्लास में नहीं कराया आज, बट जो है क्वेश्चंस आपको करके आने हैं सारे के सारे, इतना ही कर लेना बस। पेज नंबर, ये पेज नंबर आपको दे रखा है 7, तो देखो ऊपर डाल रखा होगा आई थिंक, टॉप पे है पेज नंबर 7, तो पेज नंबर 7 तक आप करके आ जाना सारा, और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फिलहाल आपको मैं कुछ फॉर्मूले डिस्क्राइब कर दूं, तो देखो हाँ एक चीज और है कि यहां से यहां तक तो खत्म हो जाता है हमारा सेक्शन नंबर कौन सा, डी, और फिर शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर ई। सेक्शन नंबर ई होता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में हल्का सा और देख लो, आज क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, बट स्टिल मैं कंक्लूड कर दूं इसको फटाफट से। मोल कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी सब्सटेंस या तो उस सब्सटेंस के आपके पास Na पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, मतलब अब गिना किसी ने नहीं होता, बट अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस के आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जैसे चम्मच है, चम्मच में आपने बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स भर लिए, और उन पार्टिकल्स का नंबर Na के बराबर है। Na का मतलब, ये Na का मतलब क्या होता है एवोगैड्रोस नंबर, तो इतने 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे पार्टिकल्स अगर आपके पास किसी भी चीज के अवेलेबल हैं, इसका मतलब वो सब्सटेंस आपके पास 1 मोल अवेलेबल है। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अगर आपके पास Na नंबर में अवेलेबल है, मतलब Na जितने बहुत सारे हैं, मतलब वो पार्टिकल आपके पास 1 मोल है। अगर आपके पास उसका डबल है तो वो 2 मोल है, अगर ट्रिपल है तो वो 3 मोल है, 2.5 टाइम्स है तो 2.5 मोल है। इस प्रकार से क्या होता है हम लोग जो है मोल को निकालते हैं। ठीक है भाई, अच्छा तो क्या हो गया कि अगर किसी भी चीज के पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल कुछ भी Na नंबर में अवेलेबल हैं, मतलब Na जितने हैं तो वो क्या है 1 मोल। अब एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इसका ना वजन ले लो, भाई इसके अंदर मान लो Na पार्टिकल्स भरे हुए हैं, और इसमें Na पार्टिकल्स हैं, और मैंने इसका कर लिया वजन, तो वो वजन को भी हम लोग क्या कहेंगे 1 मोल ही कहेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना अमाउंट है, कितना वजन है सब्सटेंस का जिसके अंदर Na पार्टिकल, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स मौजूद हो, उसी को 1 मोल कहते हैं। तो या तो नंबर की टर्म्स में ले लो, पार्टिकल होने चाहिए Na, या फिर आप वजन की टर्म्स में ले लो, इन Na पार्टिकल का मास। दोनों ही चीज को हम लोग कहते हैं 1 मोल, बस इतना ही आपको अभी याद रखना है, इससे बाहर जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। भी इतना याद रखो, या तो Na पार्टिकल्स हो या फिर उन Na पार्टिकलों का वजन हो, वही चीज 1 मोल होती है, नथिंग एल्स इज 1 मोल फिलहाल के लिए। कुछ भी आपको याद रखना है। और अब देखो यहां से जरा ये आराम से जरा सॉल्व करके देख लो इसको। Na का मतलब क्या है एवोगाड्रो नंबर, ये वैल्यू होती है। फिर Na मतलब Na पार्टिकल्स 1 मोल में मिलेंगे, तो बात तो वही निकल गया कि सेम। और इसको लास्ट वाले को छोड़ दो, 2 पॉइंट आप ध्यान रख लो फिलहाल, बाकी चीज हम डिस्कस आराम से करते रहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया मोल कंसेप्ट के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट। कुछ फॉर्मूले वाला पार्ट भी है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फॉर्मूले वाला पार्ट ये है कि फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग मोल, इसमें क्या है आपको 5 मैंने फॉर्मूले दिए हुए हैं, अभी 4 ही दिख रहे हैं, 5 हो जाएंगे। देखो ये रहा, ई भी दे रखा है, 5 फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर आपको उसका गिवन मास दे रखा हो, ठीक है, और एटॉमिक मास या मोलर मास आपको गिवन हो, तो इन दोनों को डिवाइड करने से निकलते हैं मोल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक मास था 44,
मान लो चलो 44 लेते हैं, 20 लेते हैं, किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक मास था 20, और आपको उसका गिवन मास भी कितना दे रखा था 20 ग्राम, मतलब आपको उसके 1 मोल दिए हुए हैं। ये मतलब निकल के आता है, मतलब गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल के आएंगे, मोल्स। एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, फिर कई बार आपको मास नहीं दिया, आपको पार्टिकल्स दिए, तो मान लो आपको पार्टिकल्स कितने दिए, 6 पॉइंट, चलो 6.02, इसको लेते हैं हम लोग 12.044 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स आपको दिए हैं, तो क्या करना है, इस पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो 20 से 23 कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पे 2 आ गया, तो इस चीज के आपको 2 मोल्स गिवन है। कितने मोल्स गिवन है, 2 मोल्स। तो ये फॉर्मूला, मतलब पहला फॉर्मूला तो कब गिवन, पहला फॉर्मूला इस्तेमाल कब करना है, जब आपको किसी सब्सटेंस का गिवन मास दे रखा हो, और एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं तो आपको पता होना चाहिए, तब यहाँ से मोल्स निकल जाएंगे। अब अगर पार्टिकल्स गिवन, पार्टिकल्स पता हो, तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वहां से मोल्स निकल जाएंगे। फिर एक चीज और होती है कि जो गैसेज हैं, एनटीपी और एसटीपी, एनटीपी एसटीपी क्या होता है, एसटीपी मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये वैल्यूज दी हुई है, टेम्परेचर रहेगा इतना, प्रेशर रहेगा इतना यहाँ पे, तो इन वैल्यूज मतलब लगभग सेम ही मान लेते हैं। अगर कोई भी गैस है जो लगभग लगभग इस टेम्परेचर पे है और लगभग लगभग इस प्रेशर पे है, तो उस गैस की जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, उसको लिखना है ऊपर, और 22.4 लीटर लिखना है नीचे, आपके मोल्स निकल जाएंगे। थोड़े से फॉर्मूले कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे आपको, इनको याद करो, सॉल्व करो, डिस्कशन मैं इसका क्लास में करूंगा, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम फॉर डिस्कस दिस फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे भी क्या निकल, देखो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो ने 293 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, इस टेम्परेचर पे, और प्रेशर हमने कितना ले लिया 180 एम, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया। ऐसे में अगर मैं कोई भी गैस लूंगा, ऐसे मान लो एक बॉक्स है मेरे पास, और बॉक्स के अंदर मैंने कोई भी गैस ली, तो वो गैस अगर 22.4 लीटर है ना, इसका मतलब वो 1 मोल है, तो उसी के बिहाफ पे मैंने एक फॉर्मूला निकाला हुआ यहाँ पे। ठीक है, उतना यूज नहीं होता फॉर्मूला ये, पहले दो फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, बट स्टिल आप इसको याद रखना कि ये पहली बात तो लगेगा किसके लिए, गैस के लिए, कि जब भी आपको गैस की वॉल्यूम दी है लीटर में, मतलब है तो वो गैस, और वॉल्यूम किस में दी है, लीटर में, तो उसको 22.4 से डिवाइड करने से एक फॉर्मूला हमारा निकलता है। इसके डिस्कशन, मतलब मुझे पता है काफी डिस्कशन इसमें करना पड़ेगा, बट स्टिल एक फॉर्मूला है, कुछ एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सॉल्व कर लेना। अगला फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को काफी इंटेंसिवली यूज करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, वहीं पे इसके बारे में डिस्कशन भी होता है। इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स और टेम्परेचर की रिलेशन होती है, और जो आर है इसके अंदर, आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आपको मान लो प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दी है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और आर की वैल्यू हमें पता होती है, तो यहाँ से हम लोग एन निकाल सकते हैं, बस ये। तो ये फॉर्मूला रेयरली अभी इस चैप्टर में तो कभी कभी यूज होगा, ये फॉर्मूला तो है, लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद मोल जो है, मोल एक फॉर्मूला होता है उसका, ये वाला, ये इस चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। एक आपकी टर्म आएगी मोलैरिटी, इसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा, अभी मैंने किसी को नहीं बताया, इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो एक होती है मोलैरिटी, और एक होती है वॉल्यूम। मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपको ये पता करना है कि कितने मोल अवेलेबल हैं सोल्यूट के। अब आपको सर ये सब क्या हो रहा है, सोल्यूट, सोल्यूट ये क्या होता है, देखो सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली कम से कम दो चीजों से तो बनती है, एक होता है सोल्यूट, दूसरा क्या होता है आपका, सोलवेंट। ठीक है, चलो, जब हमें सोल्यूट के मोल्स निकालने हो ना, देखो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, इसको छोड़ो, ये फॉर्मूला डेराइव्ड फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपको बताता हूँ, कि जब भी हम लोग, मान लो कि हम लोगों ने ना 5 मोल चीनी यानी कि शुगर, ये ऐड कर दी 1 लीटर वाटर में, तो इससे सॉल्यूशन कितनी बनेगी, 1 लीटर सॉल्यूशन बनेगी। अब जो सॉल्यूशन है ना, हम इसमें चीनी की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, चीनी कितनी अवेलेबल है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, मोलैरिटी, जिसका मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके चैप्टर में है तो इसलिए प्लीज अच्छे से बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सोल्यूट हमारा चीनी है, जिसके 5 मोल डाले हुए हैं, तो 5 मैं लिख दूंगा ऊपर, इसको डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर में, चीनी पानी मिक्स करने से 1 लीटर सॉल्यूशन बनी, तो 1 लिख दूंगा मैं नीचे।
आंसर कितना है 5। तो मोलैरिटी इस सोल्यूशन की कितनी निकल के आई, इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5 मोलर, या फिर हम लिखेंगे 5 मोल पर लीटर। ठीक है, 5 मोल 1 लीटर में। तो इस प्रकार से मैं किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकता हूं, अगर मुझे मोल दे रखे हो और मुझे सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी हो। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे बड़ी चालाकी से इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके लिख दिया और कुछ नहीं किया। देख लो, आप खुद देख लेना एक बार। देखो कैसे किया भाई, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते तो मोल्स कितने निकल के आ गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस वाले फॉर्मूले से भी तो मोल्स निकाल ही रहे हैं ना वैसे तो, यार तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे रख लिया अपने फॉर्मूले के अंदर। क्लियर है भाई? तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी यहाँ तक। सेक्शन नंबर, बीच में मैं थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया, पर सेक्शन नंबर ई तक अब थ्योरेटिकल पार्ट काफी हद तक हो चुका है। मैं रिवीजन करा दूंगा एक बार और कभी दोबारा से। ठीक है, सभी की पूरी क्लास की रिवीजन हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए सेक्शन डी और ई काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। और ई के जो है वो क्वेश्चंस आपको देखो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे दे रखे हैं। ये पेज नंबर 7 है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास, पहला सेट, और फिर अगला सेट आपके पास ये है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेना पेयर कॉपी में। कल अपनी क्लास लगभग 2 या 3 बजे होगी, तो मिलते हैं हम लोग कल। तो बताओ अभी समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. चलो तो ठीक है।